तो पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी कैसे हम फोरियर एक्सपेंशन करते हैं उसके बारे में बताया। अभी जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो एक्सपोनेंशियल जो भी हमारे पास में फंक्शंस अगर आप लोगों को मिलते हैं तो उनकी कैसे फोरियर सीरीज को एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसी चीज़ को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब भी हमारे पास में एक्सपोनेंशियल जो भी सीरीज आएगी तो एक्सपोनेंशियल सीरीज को एक्सपेंड करने का तरीका होता है कि xt दैट विल बी इक्वल टू समेशन, इसके अंदर में यूज करेंगे हम n जो हमारे पास में इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और यहाँ पर इसके अंदर में कोफिशिएंट हम cn का यूज करते हैं। और इंटरनली जो क्योंकि हमारे पास में एक्सपोनेंशियली इसको हमें एक्सपेंड करना है तो एक्सपोनेंशियल जे हमारे पास में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो हमारे पास में जैसे आइटा वगैरह यूज करते हैं तो जे यहाँ पर आएगा n ओमेगा नोट टी। तो ये मेरे पास में उस पर्टिकुलर सिग्नल की अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल आप लोगों को मिलता है तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बात करें कि ये जो c है यहां पर आप लोगों ने सी एन निकाल के दिखाया है, इसका मतलब क्या होता है, ये अपने आप में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है। क्या नाम है भाई इसका, कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स जो एक्सपोनेंशियल होते हैं, एक्सपोनेंशियल जो होते हैं हमारे फोरियर सीरीज के, उसका क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है। यानी कि आप कोई भी सिग्नल है उसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो मेन उद्देश्य हमारा यहां पर ये होता है कि जो सी एन है यानी कि कोफिशिएंट है जो उस पर्टिकुलर फोरियर सीरीज का जो कि हमें एक्सपेंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो वहां पर आपको ये फाइंड आउट करना है और इसको हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के नाम से। अब कहानी वही यहां पर घूम फिर के आने वाली है कि भाई कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है। चलिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका बता देते हैं। जैसे हमने an और bn को कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर के अंदर में, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो cn है, cn को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/t0, यानी कि जो भी टाइम पीरियड आप लोग को मिला है, क्योंकि हमने बात ही इसीलिए करी थी कि जो भी हमारे पास में फोरियर एक्सपोनेंशन होगा यानी कि फोरियर सीरीज हम जिसकी डिफाइन करेंगे वो सिग्नल अपने आप में एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो पीरियोडिक सिग्नल होगा तो हमें उसकी पीरियोडिसिटी पता होगी कि भाई इतने टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 1/t0 यानी कि उस पर्टिकुलर जो टाइम है उसके इंटरवल के अंदर में हमें उसको इंटीग्रेट करना है। t0 यानी कि आप ये बोलो कि उस पर्टिकुलर इंटरवल का टाइम पीरियड आप लोगों को यूज करना है। xt यहां पर आप लोग लिखेंगे जो भी आपको सिग्नल दिया गया होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से इसके अंदर में समझ में आएगी। और यहां पर आप लोगों को क्या करना है, e j n ओमेगा नोट t। ये तो हो गया हमारे पास में बेसिक उसी तरह से जैसे यहां पर लिख रखा है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान आप लोग को यहां पर रखना है कि यहां पर मैंने यूज किया था प्लस का, प्लस जे एन ओमेगा नोट, और जब हम सी एन को डिफाइन करते हैं तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस जे एन ओमेगा नोट। ठीक, कई बार आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि डायरेक्टली आप एक्सपोनेंशियल को कैसे उसके अंदर में एक्सपेंड करेंगे, यानी कि फॉर्मूला आप लोगों से पूछ लिया जाएगा जिसके अंदर में यहां पर माइनस भी गिवन होगा, ये जो प्लस भी गिवन होगा और माइनस भी गिवन होगा। तो अगर सिग्नल को डिफाइन करने के लिए बोला गया है तो आप ये करेंगे। और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया गया कि भाई जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है वो बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप लोगों को माइनस का जो सिंबल मिलेगा वो यूज करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 मान लें, यानी कि आप सी एन को यहां से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि भाई मुझे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन करना है, आपने तो प्लस वाली चीजों के लिए तो बता दिया कि मान लो मेरे पास में 1 2 3 4 n की वैल्यू ये आ रही है, तब तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में नेगेटिव की वैल्यू आ जाए तो माइनस सी एन मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो यहां पर मैं ये देखूंगा कि मेरे पास में सिग्नल ओड रहेंगे या फिर इवन रहेंगे। चलिए उसके ऊपर में देखते हैं। तो जैसे ही आप लोगों ने इसके अंदर में वैल्यू रखी 1/t0 और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेम वही चीज रहेगा, प्रोसीजर हमारा वही रहने वाला है। xt मेरे पास में सिग्नल है उसको यहां पर रखेंगे e j। अब देखो जो मेरे पास में n था इस पर्टिकुलर के अंदर में वो अब क्या बन जाएगा, अपने आप में पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि जे एन ओमेगा नोट टी मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये देखो इसके अंदर में मेरे पास में माइनस आ रहा था, और जब हम इसके अंदर में माइनस नेगेटिव के ऊपर में यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर और 0 तक की वैल्यू यानी कि -1 -2 -3 इनके ऊपर मैं अगर वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहा हूं तो मुझे ये सिग्नल मिल रहा है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी मेरे पास में रहेगा ये सिग्नल, तो जैसे हमने देखा कि यहां पर मेरे पास में नेगेटिव आ रहा था और यहां पर मेरे पास में पॉजिटिव आ रहा है। तो आपने कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेट क्या होते हैं। अगर मान लो मेरे पास में सिग्नल कुछ इस तरह का लिखा है जो कि कॉम्प्लेक्स है, x प्लस में आइटा y अगर मेरे को लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जो भी आइटा है या फिर j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हमें क्या कर देना होता है, माइनस कर दिया, माइनस j या y जो भी आपके पास में आइटा लिखा हुआ है तो माइनस आइटा वाई कर दिया। तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, अपने आप में कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट हो गए। तो यहां पर भी कहीं ऐसा लग रहा है कि सी एन और मेरे पास में सी माइनस एन ये एक दूसरे के क्या हो गए, एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चन 1 नंबर का जो बनता है
कि हमने देखा ए एन और बी एन के बारे में, तो हमने देखा कि ए एन जो है वो अपने आप में इवन होते हैं, क्योंकि ए एन और माइनस ए एन इनके ऊपर में जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास में सेम रहेगी। और जब बी एन की बात करी तो बी एन के नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो वो उसका क्या था, नेगेटिव वैल्यू मेरे पास में आती है, तो वो क्या रहते हैं मेरे पास में ओड रहते हैं और ये अपने आप में इवन रहती है। अब जब बात करें कि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कैसा रहता है, तो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट आप लोगों ने देख लिया कि वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, वो रहते हैं भाई कॉन्जुगेट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यही कॉन्जुगेट से हमारे पास में एक निकल के आएगी टर्मिनोलॉजी कॉन्जुगेट सिमेट्री। अब उसकी क्या कंडीशंस होती हैं उसको देखते हैं। अभी इसको मैं रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। तो यहां पर आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या रहेगी, तो आप लोगों ने देख लिया कि मान लो मेरे पास में सी एन सिग्नल था और उसको आपने रिप्रेजेंट किया था, किस फॉर्म में आया था मेरे पास में, दैट कैन बी रिटन एज 1/T0, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था xt, और इंटरनल अंदर आ रहा था इसके -JN ω0t और dt, ये हमारे पास में आ रहा था। और जब हमने इसका कॉन्जुगेट सिमेट्री के बारे में बात करी, यानी कि हमने देखा कि जब हमने इसको सिमेट्रिक यानी कि कॉन्जुगेट कर दिया है, कॉन्जुगेट का ये हमारे पास में सिंबल होता है, और -CN पर आप लोगों ने किया है, तो ये मेरे पास में आएगा 1/T0 जो सिग्नल था उसका भी हमें कॉन्जुगेट करना है। वो मे भी हमारे पास में रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी और रियल दोनों का पार्ट भी हो सकता है, यानी कि वो केवल x भी हो सकता है और x प्लस में आइटा y भी हो सकता है। जो हमारे पास में सिग्नल है वो हमें देखना पड़ेगा जो भी हमारे पास में होगा, लेकिन हमें उसका भी कॉन्जुगेट करना है। और जब यहाँ पर आप लोगों ने इसका कॉन्जुगेट किया था तो आपके पास में क्या निकल के आ रहा था, दैट वॉज गिवन बाई -JN ω0t, ये आप लोगों के पास में आया था dt की फॉर्म में। तो आपने देखा कि भाई अगर मेरे पास में सिग्नल है उसकी कॉन्जुगेट सिमेट्री मुझे करनी है, तो जो Cn है, ये Cn जो है ये मस्ट बी इक्वल टू दिस कॉन्जुगेट, यानी कि आपने ये कॉन्जुगेट जो निकाला है ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये कब इक्वल हो सकते हैं भाई, यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये पार्ट तो चलो हमारे पास में कॉमन हो गया, ये तो इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, लेकिन अगर यहां पर देखें इसके अंदर में कि जो xt पार्ट है और ये मेरे पास में कॉन्जुगेट इसका इंटरनल अगर मैं सिग्नल का कर दिया, जिसका मैंने कॉन्जुगेट कर दिया है, अगर ये सिग्नल जो है ये खाली मेरे पास में रियल हुआ होता तब तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में सिग्नल जो है वो आइटा की फॉर्म में यानी कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल की फॉर्म में है, तब तो भाई मेरे पास में इस कॉन्जुगेट का क्या बन चुका होगा, -x - आइटा y बन चुका होगा, यानी कि ये दोनों सिग्नल मेरे पास में इक्वल नहीं हो सकती। यानी कि कॉन्जुगेट सिमेट्री बनने के लिए आपके पास में मस्ट एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी आपके पास में सिग्नल है xt और जो आपने कॉन्जुगेट लिया है वो मेरे पास में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये केवल और केवल तब इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास में सिग्नल जो है xt वो क्या रहे, रियल पार्ट रहे। यानी कि आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि जो भी सिग्नल आप लोगों ने लिया है यानी कि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट जो आप लोगों ने लिए हैं, जो उसका कॉन्जुगेट सिमेट्री रहने की क्या सफिशिएंट कंडीशन है अगर मेरे पास में सिग्नल जो है यहां पर आप लोगों को दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि तो कंक्लूड यहां से हम ये कर सकते हैं कि भाई जो भी मेरे पास में सिग्नल होगा जो कि xt सिग्नल और ये दोनों कॉन्जुगेट अगर उसका निकाल के लेके आ रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर में, अगर मेरे पास में सिग्नल रियल है तब भी ये क्या हो सकती है, इनके अंदर में कॉन्जुगेट सिमेट्री हमारी प्रेजेंट हो सकती है उसके अंदर में। कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब ये है कि भाई आपने जो सिग्नल लिया यानी कि Cn लिया और आपने जो C-n लिया है, ये दोनों मेरे पास में इक्वल कब होंगे, यानी कि इनकी कॉन्जुगेट सिमेट्री कब आएगी। तो आप लोगों ने देखा सिग्नल अगर रियल है तभी वो अपने रूप जो है वो चेंज नहीं कर सकता, अगर उसके अंदर में आइटा आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, तो भाई वहां पर हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये अगर की पॉइंट इसके अंदर में नोट करना चाहिए इसका जो समराइज फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं कि टाइम डोमेन में सिग्नल अगर रियल है, अगर सिग्नल मेरे पास में रियल है, देन इट्स एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट और फोरियर सीरीज विल बी कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो यहां पर क्या रहेगा, उनके पास में कॉन्जुगेट सिमेट्री रहेगी। तो ये आप सफिशिएंट कंडीशन इसके अंदर में देख सकते हैं कि रियल होगा तभी हम वहां पर कॉन्जुगेट सिमेट्री इसकी यूज कर सकते हैं। बस इसके अंदर में दो छोटी छोटी चीजें और हैं, वो आप नोट डाउन कर लें तो बेटर होगा आप लोगों के लिए, कि अगर खाली मेरे पास में नोट करके इसको नोट कर एक छोटा सा नोट बना लेंगे और इसके अंदर में लिखेंगे कि अगर मेरे पास में सिग्नल रियल है, जो भी मेरे पास में सिग्नल रियल है, तो उसके अंदर में RMIP, ये एक शॉर्टकट आप यूज करेंगे इसके अंदर में RMIP के नाम से। तो जो मेरे पास में रियल पार्ट है वो इवन होगा और जो मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट होगा वो मेरे पास में ओड होगा। देखो कैसे इसके अंदर में बात करते हैं कि अगर मान लो रियल पार्ट जो मेरे पास में Cn है, जो Cn जो आपके पास में आया उसका रियल पार्ट यहां से क्या निकल के आता है मेरे पास में, वो मेरे पास में इवन होता है। अगर वहां पर इवन और ओड के बारे में पूछ लिया जाता है तो रियल पार्ट उसके अंदर में इवन होगा और जो भी मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट होता है Cn का वो अपने आप में क्या होता है,
ओड होता है। भाई एक छोटी सी देखेंगे कि जो भी रियल सिग्नल अगर आप लोग को मिलते हैं तो रियल सिग्नल के अंदर में जो मेरा रियल पार्ट होगा वो इवन होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो मेरे पास में क्या होगा, ओड यहां पर रहने वाला है। ठीक है, दूसरी बात करूं मैं इसके मैग्नीट्यूड को लेके, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो Cn का जो होता है मैग्नीट्यूड की बात करो भाई कि उसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 2 3, जो भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर Cn को अगर रिप्रेजेंट करना है तो Cn का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से लिखा जाता है Cn, और इसका हमने मोड कर लिया और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में जाकर उसका हमें Cn एंगल, ये हमने उसका एंगल चढ़ा, जो हमारे पास में फेजर होता है वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो जो Cn होता है उसके अंदर में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास में क्या होता है, इवन होता है। और अगर इसकी फेज की बात करो, दो चीज बताई ना मैंने इसके अंदर में कि जब हम इसको फेजर फॉर्म में लिखते हैं तो एक तो होता है उसका एम्पलीट्यूड और दूसरी होती है उसकी फेज। तो एम्पलीट्यूड तो मेरे पास में क्या होगा, यहां पर आप एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो उसका क्या होगा, इवन होगा, और फेज की बात करेंगे तो फेज अपने आप में क्या होगी, ओड होगी। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है यहां पर कि RMIP, यानी कि अगर आप उसके रियल पार्ट की बात करें Cn के, या फिर आप उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये दोनों क्या होते हैं, अपने आप में इवन होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से ये बात कर ली जाए कि इमेजिनरी पार्ट और उसका फेजर, अगर इन दोनों से को लेकर, ये मान लो मेरे पास में दो तरीके होते हैं ना रिप्रेजेंट करने के, x प्लस में आइटा y मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये तो मेरे पास में क्या होगी, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उस फॉर्म में लिख दिया, दूसरा मैं इसको जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है जिसके अंदर में आई थीटा के नाम से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरे पास में फेज हो जाती है, और यहाँ पर जो हम यूज करते हैं उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। तो इसने कहा कि भाई अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बात कर रहे हैं तब इसका फेज जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, ओड होगा। लेकिन आप अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो अपने आप में क्या होता है, ओड होता है। बस ये दो चीजें आप लोगों को इसके अंदर में की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा मैं जो भी हमारे पास में सिग्नल्स है कैसे आप उसकी फोरियर सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। तो की पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने, इस RMIP के थ्रू आप इनको याद रख लेंगे। RMIP यानी कि रियल पार्ट और मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास में इवन और इमेजिनरी पार्ट, और अगर फेजर की बात करते हैं किसके, जो हमारे पास में कोफिशिएंट होता है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का जो कोफिशिएंट होता है उनकी बात करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट और फेजर मेरे पास में क्या होते हैं, ओड होते हैं, और रियल पार्ट और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये अपने आप में क्या होते हैं, इवन होते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें मैं आप लोगों से न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा।